अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट रुस्तम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टेस्ट कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं, और फिर जिस तरह हमने उसे कंस्ट्रक्ट किया है क्या वो वैलिड है, क्या वो दुरुस्त है, क्या वो उस चीज़ को मुय्यर कर रहा है, क्या वो उस पूरे स्टैंडर्ड पर उतर रहा है। तो ये आज का टॉपिक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो जानते हैं इस टॉपिक में एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है, टेस्ट टेक्सोनमीज़। टेक्सोनमीज़ का मतलब होता है क्लासिफिकेशंस, डिवीजन्स। अब जब आप कोई भी टेस्ट बनाते हैं तो बनाने से पहले आपके माइंड में कुछ सवालात आते हैं। वो सारे सवालात टेस्ट टेक्सोनमीज़ कहलाते हैं। यानी व्हाट टेस्ट, आप कौन सा टेस्ट, किस नौयत का टेस्ट बनाना चाहते हैं। व्हाट व्हेन टेस्ट, यानी आप इसको कब इस्तेमाल करना चाहते हैं और कब टेस्ट करना चाहते हैं। वाई टेस्ट, क्यों ये बनाना क्यों चाह रहे हैं। हु टेस्ट, और किस पर ये बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं और किसके लिए। वेयर टेस्ट, और ये टेस्ट कहाँ पे अक्कर होना है। हाउ, कैसे। हाउ वेल टेस्ट, और ये कितना वेल है। ये सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं ये क्या हैं, टेस्ट टाइप्स हैं, टेक्स्ट टेक्सोनमीज़ हैं। ओके, डिवीजन्स हैं, ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट कंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। यानी जब भी आप कोई टेस्ट बनाने जा रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। एक सीक्वेंस के साथ हियरार्की है जिसमें आपने चलना है। तो प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि मैंने ये टेस्ट बनाना है, फ़लाँ क्लास का बनाना है, और मैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग है। उसके बाद आप उसके कुछ ब्लूप्रिंट्स बनाएं। ब्लूप्रिंट्स से मुराद ये है कि आप कुछ खाके बना लें कि पहले मैं ये चीज़ करूँगा, दूसरे नंबर पर ये, तो उसका एक पूरा स्केच हो आपके पास, रफ राइटिंग आइटम्स फॉर द टेस्ट। अब वो जो टेस्ट आपने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके आइटम्स लिखें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, इब्तदाई एडमिनिस्ट्रेशन करें। उसके बाद रिलायबिलिटी, ये टेस्ट कितना एक रिलायबल है। उसके बाद वैलिडिटी, ये दोनों चीज़ें चेक करें। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नॉर्म्स फॉर द फाइनल टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट। उसका एक मैनुअल बनाना और रिप्रोडक्शन। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, इसको आपने फॉलो करना जब भी आपने कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना है। अब आइटम्स जो आप वहाँ पे टेस्ट के अंदर जो आप स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो वो स्टेटमेंट्स आइटम्स कहलाती हैं। अब इनकी कुछ टाइप्स, टू मेजर टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल, फैक्ट बेस होती हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं। यानी एक आप लफ्ज़ दे देते हैं या दो हिंट दे देते हैं, उसको आप जो जिस पर टेस्ट कर रहे हैं उसने उसे कंप्लीट करना होता है। इसी तरह मल्टीपल चॉइस है तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, ट्रू फॉल्स भी 2 ऑप्शन हैं। तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं या ऐसे टाइप के होते हैं। वो लिखवाने के बाद फिर आप उनको असेस कर लेते हैं। तो ये दोनों किस्म की, अब आप आइटम सेलेक्ट कर लें आपने कौन से वाले आइटम्स यूज़ करनी है अपने टेस्ट में। नेक्स्ट, कुछ आइटम लिखने की गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस फॉर आइटम राइटिंग्स, क्लैरिटी एंड मीनिंग। यानी जो आप आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी हो, किसी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो, मसला ना हो। क्लैरिटी एंड रीडिंग, रीडिंग में भी कोई मसला ना हो। नॉट टू ईजी और नॉट टू डिफ़िकल्ट, यानी बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। जैसा जिस पर टेस्ट करने जा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप चलें। गेट्स टू द मेन पॉइंट, मैयर अ सिंगल कंस्ट्रक्ट। अब अगर आप मैथ का टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें मैथ ही हो, ये नो कि आप उसमें कोई और चीज़ भी ऐड कर, एक सिंगल कंस्ट्रक्ट को आप मैयर कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ही आप आइटम इस्तेमाल करें। यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं। डोंट इनकरेज गेस वर्क, यानी आप अपनी बुनियाद पर जो आपका गेस है उस बुनियाद पर अगर आप आइटम करेंगे तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। डू नॉट यूज़ ट्रिक आइटम्स। ट्रिक, ये इस तरह के जो आइटम्स हों जिसमें कोई हेरा फेरी हो या कोई भी इस किस्म के जो लचकदार हों, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। अवॉइड ओपिनियन बेस्ड आइटम, ओपिनियन बेस्ड भी नहीं करने। अवॉइडिंग एक्सेसिव वर्बेज, एक्सेसिव यानी कोई भी जो आइटम्स हैं उनको बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना बहुत ज़्यादा। अवॉइड ओवर स्पेसिफिक, किसी को ओवर एम्फसाइज नहीं करना। और अब्सल्यूट मॉडिफायर्स भी इस्तेमाल नहीं करने, जैसा कि ऑलवेज, नेवर, ओनली एंड नन वगैरह, इस तरह के भी। ओके,
तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको भी आपने फॉलो करना है टेस्ट बनाते वक्त। टेस्ट आइटम स्टैंडर्ड्स, ये रेंडल, इन्होंने काफ़ी वर्क किया है इस फील्ड में, तो उनके कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं। ही अवॉइड्स यूजिंग नॉन फंक्शनल वर्ड्स और वर्ड्स दैट मेक no contribution towards the appropriate and correct choice of a response. He writes items that are adaptable to the level of understanding of different types of respondents. He avoids using stereotyped words. He avoids items that provide irrelevant clues, such as item with the same order of the correct answer. He avoids items that can be answered only by referring to other items. ओके, नेक्स्ट हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, आइटम राइटिंग और आइटम एनालिसिस। आइटम राइटिंग जानते हैं, व्हेन द फील्ड ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट questions that are used to construct tests and examination are referred to as items, and the range techniques involved in preparing those items are collectively referred to as item writing. Okay, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं, वो जो चीज़ें बनाई जाती हैं किसी भी टेस्ट को मैयर करने के वाले से, या उसका जो मेन पर्पस होता है, उसके अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल हो रहा होता है, वो सारे क्या होती हैं, आइटम्स होते हैं। आइटम राइटिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। दूसरा आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस अ प्रोसेस विच एग्जामिन्स स्टूडेंट responses to individual test items questions in order to assess the quality of those items and of the student as a whole. उन आइटम्स को जब अप्लाई करते हैं और उनका आउटपुट क्या होता है, जो स्टूडेंट से रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एटम एनालिसिस होते हैं। क्या ये दुरुस्त हैं आइटम्स जो हमने कंडक्ट किए हैं या नहीं दुरुस्त, उसमें फिर उसकी मेजरमेंट की जाती है। द फर्स्ट पार्ट असेस द आइटम विच मेड अप द एग्जाम, द सेकेंड पार्ट शोज स्टैटिस्टिक्स समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट एज अ होल। तो ये होता है आइटम एनालिसिस कि आप उसको क्वालिटी को और आइटम की जो क्वालिटी है उसको एज अ होल टेस्ट लेने के बाद देखते हैं कि क्या ये उसी चीज़ को असेस कर रहा है जिस मकसद के लिए टेस्ट को बनाया गया है। यहाँ पे कुछ आइटम एनालिसिस की कैटेगरीज हैं, तो इनको जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स। इट इज़ अ मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जामिन्स who answered the item correctly. For this reason it is frequently called the p-value. इसका फॉर्मूला है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आंसरिंग ईच आइटम करेक्टली, फॉर ईच आइटम डिवाइड द नंबर आंसरिंग करेक्टली बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, इसको निकालने का क्या तरीका है कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दुरुस्त आंसर दिया है ओवर नंबर ऑफ पीपल हु आंसर्ड, तो ये दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो फिर आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स निकल आता है कि इसको कितने जिन पर टेस्ट कंडक्ट किया गया है उन्होंने कितनी तादाद में इसे करेक्टली आंसर किया है, तो उससे फिर आइटम की जो डिफ़िकल्टी इंडेक्स है वो मैयर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। The item discrimination index is a measure of how well an item is able to distinguish between examinees who are acknowledgeable and those who are not, or between masters and non-masters. A negative discrimination index may indicate that the item is measuring something other than what the rest of test is measuring. यानी डिस्क्रिमिनेशन, उसमें जब आप आइटम लिखते हैं तो एक दूसरे के साथ वो कितना लिंक कर रहे होते हैं। दो आइटम्स हैं, अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो अगर आप 1947 लिखते हैं और उसके साथ ही 18 या इतना दूर चले जाते हैं, तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को भी एक लेवल में रखना होता है। ये नो कि आप एक ज़मीन की बात कर रहे हैं और फिर आप आसमान पे पहुंच जाएं। तो जो ऑप्शन दे रहे हैं वो साथ साथ मिलते जुलते हों, ताकि जो टेस्ट दे रहा है या जिस पर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसका थोड़ा सा जो कॉग्निशंस हैं, जो उसकी इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं, उनका यूज़ हो और काफ़ी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों। इतना वाज़ेह फ़र्क ना हो कि अंधे को भी पता चल जाए कि इसका ये ऑप्शन है, तो मिलते जुलते साथ साथ को एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हों। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी। द आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी IRT, also known as the latent response theory, refers to a family of mathematical models
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट ट्रेड्स अनऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स एंड देयर मैनिफेस्टेशन से मुराद ऑब्जर्व्ड आउटकम्स रेस्पॉन्सेज और परफॉर्मेंसेज। तो इसमें आइटम रेस्पॉन्स थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल। ओके, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अ प्लॉट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेस्ट आइटम इज आंसर्ड करेक्टली अगेंस्ट द एग्जामिनीज underlying ability on the trait being measured. Each item in a test has its own item characteristics curve. ओके, तो उससे जो आइटम्स की एट्रीब्यूट्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो वाजे हो जाती हैं। कर्व वो एक ग्राफ टाइप का बनता है और उससे फिर एक कर्व से आइटम्स की जो भी वो जो जिन पर आपने टेस्ट कंडक्ट किया है उनकी प्रोबेबिलिटी वाज़ेह हो जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था टेस्ट कंस्ट्रक्शन के हवाले से और उसको चेक करने के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फाइनली थैंक्स।